Good morning, 10th class students. Most welcome in this video. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, देखिए हमने पिछले वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर में आपने स्टडी की एसिड और बेस, अम्ल और क्षार के गुण, अम्ल और क्षार में अंतर, लिटमस क्या होते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपने पिछले वीडियो में कर ली थी। लिटमस जो एक बैंगनी रंग का विलयन होता है, ना वो अम्ल है ना क्षार है, वो केवल अम्ल क्षार का ज्ञान कराने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा सूचक, इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक क्या है और ये कितने प्रकार के हैं, सूचक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, तो चैप्टर सेकंड का दूसरा टॉपिक सूचक। इंडिकेटर, देखिए नाम से ही पता है सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, किसी के बारे में सूचित करने वाला। तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल तथा क्षार का ज्ञान कराते हैं। सूचक परिभाषा हम लिखेंगे, वे पदार्थ जो गंध के द्वारा या रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षार का ज्ञान कराते हैं, वो सूचक कहलाते हैं। हम विभिन्न प्रकार के सूचकों की बात करेंगे, जैसे लिटमस एक सूचक है, हल्दी एक सूचक है, बारीक कटी प्याज सूचक है, लौंग का तेल, वेनिला, फिनोल्फ्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज। इन विभिन्न प्रकार के सूचकों में कौन सा सूचक किस वर्ग में आता है। यानी सूचक प्राकृतिक भी होता है, संश्लेषित होता है, गंधीय होता है। ठीक है, नॉर्मल आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपकी शर्ट पर जैसे मान लो कोई सब्जी का दाग गिरा, सब्जी में हल्दी होती है ना, जब वो गिरी तो शर्ट जैसे मान लो व्हाइट है तो उसके ऊपर वो पीला दिखेगा, लेकिन जब उसको धोते हैं तो वो पीले से हल्के लाल या भूरे में चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसको साबुन से खूब धोने के बाद जब वो सूख जाता है, वापस वो हल्का पीला दिखाई देता है, पूरा एक बार में साफ नहीं होता, वापस वो दिखाई देता है। तो ये रंग में परिवर्तन क्या व्यक्त कर रहा है। कई पदार्थ गंध के द्वारा भी अम्ल और क्षार का ज्ञान कराते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा नोट कर लेना कि वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार का ज्ञान कराते हैं, सूचक कहलाते हैं। अब ये रंग परिवर्तन के द्वारा भी, रंग परिवर्तन व गंध परिवर्तन, गंध परिवर्तन के द्वारा अम्ल व क्षारीय गुण को दर्शाते हैं। ठीक है, या तो रंग में परिवर्तन होगा या गंध में परिवर्तन होगा। तो इस आधार पर ये सूचक तीन प्रकार के होते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक सूचक। एक एक के बारे में बताता हूं आपको। प्राकृतिक सूचक
ऐसे पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हो और अम्ल और क्षार का ज्ञान कराते हो। ऐसे पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा अम्ल व क्षार का ज्ञान कराते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण याद रखना जरूरी है, जैसे लिटमस प्राकृतिक सूचक है। इसको आप प्रयोगशाला में या किसी भी विधि से आप इसको नहीं बना सकते। हल्दी, ये भी प्राकृतिक सूचक है। लिटमस एंड टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर। देखो, तो यहां पर लिटमस जो बैंगनी रंग का है, हल्दी, ये दोनों ही प्राकृतिक सूचक है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरा, तो इसमें आप एक लाइन लिखेंगे, प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा अम्ल व क्षार का ज्ञान कराते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण लिटमस और हल्दी। दूसरा है संश्लेषित सूचक। ठीक है, नाम से पता है संश्लेषित मतलब सिंथेसिस, आर्टिफिशियल, जिसका सिंथेसिस यानी संश्लेषण किया गया है, जिसको बनाया हुआ है मानव के द्वारा। लैब में पदार्थों का सॉल्यूशन बना करके फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज को तैयार किया जाता है। कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, उनका संश्लेषण मानव के द्वारा किया जाता है। संश्लेषण का मतलब निर्माण करना, अतः इन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। ये प्राकृतिक नहीं होते। ठीक है, और ये रंग परिवर्तन के द्वारा, गंध से नहीं, ये रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल और क्षार का ज्ञान कराते हैं। तो इसमें आप उदाहरण लोगे, उदाहरण याद रखना बेटा, फिनोप्थिलीन और दूसरा उदाहरण है मेथिल ऑरेंज। ठीक है, अब ये कैसे ज्ञान कराते हैं ये मैं क्वेश्चन में सेट करके बाद में बताऊंगा। अभी आप सूचकों की परिभाषा और इनके उदाहरण याद रखोगे। नंबर तीसरा है गंधीय सूचक। परिभाषा आप लिखेंगे, वे पदार्थ जो गंध के द्वारा अम्ल व क्षार का ज्ञान कराते हैं गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से काम आएंगे देखिए यहां पर। गंधीय सूचक जैसे वेनिला, वेनिला एसेंस होता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में भी, शरबत आदि में भी इसका यूज किया जाता है। वेनिला बारीक कटी प्याज, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, ठीक है। तो यहां पर सूचक और सूचक तीन प्रकार के हैं। तो इस क्वेश्चन में सूचक की परिभाषा और सूचक के उदाहरण ये आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे मैं बात करता हूं सूचक के बाद मैं क्वेश्चन लेता हूं, प्रयोगशाला में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के अम्ल और क्षार जिनके बिना हम रासायनिक क्रिया नहीं करा सकते, और वो कौन कौन से आपके सिलेबस में है उनकी मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में काम आने वाले अम्ल व क्षारक, पहले अम्ली ले लेता हूं केवल। प्रयोगशाला में काम आने वाले अम्लों के नाम व सूत्र।
देखिए बेटा, रासायनिक प्रयोगशाला के अंदर बिना अम्ल के किसी भी केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों? सबसे पहले कच्चा पदार्थ ही एसिड है। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करना है, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो हमें प्रयोगशाला में सबसे पहले एसिड की बात करनी होगी। ठीक है, तो यहां देखिए काम आने वाले अम्ल कौन कौन से हैं। तो मैं यहां पे लेता हूं अम्लों के नाम व सूत्र। तो सबसे पहले अम्ल ले रहा हूं मैं, पहले सूत्र लिख देता हूं फिर आपको नाम बताऊं। नंबर 1 HCl, नाम है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का तेजाब भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? नमक का तेजाब। नंबर 2 HNO3, नाइट्रिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। नंबर 3 H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसे कहते हैं गंधक का तेजाब। और HNO3 को कहते हैं शोरे का तेजाब। शोरा कहते हैं नाइट्रोजन को, शोरे का तेजाब। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है एसिड ऑफ सल्फर, गंधक का तेजाब। तीनों में सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को एक कहा जाता है किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक होता है अम्लों का राजा, एक होता है अम्लराज। दोनों अलग चीज है। अम्लराज अम्लों का राजा नहीं है, वो एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, ताजा मिश्रण बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 मिश्रण से। आगे टॉपिक आएगा जब मैं आपको लिख पाऊंगा। तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी इसको हाइड्रोजन सल्फेट रासायनिक नाम भी कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, हम इसे कहते हैं अम्लों का राजा और गंधक का तेजाब। ठीक है, नंबर 4 एसिटिक अम्ल। इसका उपयोग प्रयोगशाला में कम किया जाता है क्योंकि ये वीक एसिड है। सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है तो वो HCl और H2SO4 है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करते हैं, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में, यानी तनु अम्ल। अम्ल भी देखो तनु और सांद्र 2 तरह के होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। किस प्रकार अम्ल में जल या जल में अम्ल कैसे मिलाया जाता है वो भी क्वेश्चन है, वो भी मैं बताऊंगा। बिना सोचे समझे लैबोरेटरी में हमें कुछ नहीं करना होता है, जैसे इंडिकेशन दिए जाए उसके अनुसार काम करना होता है। CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। सामान्यतः इसको कहते हैं सिरका। ठीक है, और नॉर्मली इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं, अचार मुरब्बे में इसका यूज करते हैं। अचार के खट्टापन सिरके के कारण ही होता है। IUPAC में इसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं। कौन सा? एथेनोइक अम्ल। देन नेक्स्ट नंबर 5 HCOOH, ये है फॉर्मिक अम्ल।
ये चींटी के डंक से भी प्राप्त होता है, यानी चींटी के डंक से प्राप्त होता है ये अम्ल, भंजक आसवन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं चींटी से। इसको आईयूपीएसी में मैथेनोइक अम्ल कहते हैं। कौन सा? मैथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, नेटल एक पादप है, पादप जिससे नॉर्मल हम कहते हैं कांच की फड़ी, तो उसकी जो पत्ती होती है ना उस पर रोम होते हैं, वो रोम जब त्वचा में लग जाते हैं तो ये एसिड हमारी स्किन में चला जाता है। फॉर्मिक एसिड, इसको मैथेनोइक एसिड कहते हैं। देन नेक्स्ट H2CO3, इसका उपयोग बहुत कम होता है प्रयोगशाला में, इसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये ऐसे अम्ल हैं जिनका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। सूत्र और सूत्र के साथ नाम याद रखना। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको यानी जब अणुसूत्र निर्माण किया था तो ये सूत्र कैसे बनते हैं इनके बारे में बता चुका था। जैसे इसको हाइड्रोजन नाइट्रेट कहते हैं, इसको हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, इनके बारे में पहले भी बता चुका। लेकिन यहाँ पर इस पाठ में ये काम आएंगे, इनकी क्रिया हम कराएंगे धातु के साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ। जैसे भी इनका यूज लिया जाए मैं बार बार यूज करूँगा। कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपके दिमाग में सेव हो जाए तो आप फॉर्मूला बिल्कुल याद रखें। देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्षार की। प्रयोगशाला में काम आने वाले क्षारकों के नाम व सूत्र। ठीक है, जैसे अम्लों का यूज होता है ऐसे क्षारों का, लेकिन अम्लों की तुलना में क्षारों का उपयोग कम होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी विलायक क्षमता अम्लों से कम होती है। सबसे पहले मैं लेता हूं स्ट्रॉन्ग बेस, जो सबसे प्रबल क्षार है। कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। देखो बेटा, नाम याद रखना बड़ा इजी है, मैं पहले भी आपको बता चुका कैसे करोगे। जैसे Na सोडियम है, OH हाइड्रोक्साइड होता है, दोनों को मैंने अलग अलग लिखा रखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे सामान्यतः कास्टिक सोडा कहते हैं। इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है। उस अभिक्रिया का नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा इसका उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। क्वेश्चन अभी आगे आएगा। नंबर 2 KOH, के मीन्स कैलियम यानी पोटेशियम, और OH होता है हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं कास्टिक पोटास। सबसे प्रबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद दूसरा नंबर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आगे हम पढ़ेंगे साबुन बनाना, तो साबुन बनाने में जो NaOH का यूज किया जाता है उससे कठोर साबुन बनते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मृदु साबुन बनते हैं। लेकिन ग्लिसरीन का यूज करोगे तो पारदर्शी साबुन बनेगा, आगे बात करूंगा। देन नेक्स्ट MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिडिटी इन स्टोमक, जब उदर में अम्लीयता हो जाती है तो हम इसका यूज करते हैं। ये इनो का यूज करते हैं, इनो में भी यही होता है। इनो है क्या? वीक बेस है, दुर्बल क्षार होता है। एसिडिटी हो जाने पर उसको जब लेते हैं तो एसिड रिएक्ट विद बेस यानी अम्ल की क्षार से क्रिया होती है और वो उदासीन कर देता है। तो इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये सब क्षार हैं, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान तो 10 है, ठीक है। NaOH का पीएच मान 14 है, सबसे प्रबल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 4 जो आपके काम आएगा CuOH का होल ट्वाइस,
देखिए ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये क्षार तो है, वो क्षारक तो है लेकिन क्षार नहीं है। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्षारक तो ये सब हैं लेकिन ये क्षार नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं है। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हीं को क्षार कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, नोट डाउन करवाऊंगा आगे। कॉपर हाइड्रोक्साइड देन नेक्स्ट NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए तो ये विभिन्न प्रकार के क्षार हैं। एक और ले लीजिएगा, FeOH का। अब देखिए यदि यहां पर वोल्टाज 2 लेते हैं, FeOH का होल ट्वाइस, यदि होल ट्वाइस लिया आपने तो इसका नाम होगा फेरस हाइड्रोक्साइड, और होल थ्राइस लिया तो इसका नाम होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड दो प्रकार के अलग अलग क्षारक बन जाते हैं, क्योंकि जब बैलेंसी 2 काम आती है यहाँ की तो फेरस 3 आती है तो फेरिक। इसका नाम फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखना आप, किसी भी धातु के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा हो, किसी भी धातु के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा हो तो वो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो यहां आपने प्रयोगशाला में काम आने वाले क्षार पढ़ लिए, अम्ल पढ़ लिए। ठीक है, लवण की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि लवण पढ़ने से पहले हमें बहुत सारे अन्य क्वेश्चनों की चर्चा करनी होगी। अम्ल और क्षार किस प्रकार धातुओं से क्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड से करते हैं, धातु कार्बोनेट से करते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करते हैं, और किस प्रकार धातु जल से क्रिया करती है। क्योंकि सभी धातुओं की क्रिया जल से कैसे होती है, कोई धातु ठंडे जल से क्रिया करती है, कोई गर्म से करती है, कोई पानी की भाप से करती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी, मैं एक एक करके आपको करवाता जाऊंगा। क्लियर? देखिएगा, अब मैं आपसे बात करता हूं अम्ल व क्षारक किस प्रकार धातु से क्रिया करेंगे, यानी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। ध्यान देना, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए बेटा, हमने अम्ल पढ़ रखे हैं और हमने धातुएं भी कुछ जानते हैं, कुछ धातु नहीं जानते तो कुछ जैसे जिंक, हाँ, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फेरम, हाँ, ये ऐसी कुछ धातुएं तो आप याद रखा करो। ठीक है, सख्तर श्रेणी में मैं पूरी लिस्ट बता दूंगा। सख्तर श्रेणी में किस प्रकार धातुओं को ग्रेटर देन या लेस देन एक्टिविटी के आधार पर सेट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अम्ल की जो धातु से क्रिया कराते हैं, जब भी अम्ल धातु से क्रिया करे, फॉर्मूला दिखेगा, अम्ल प्लस धातु बनेगा क्या, लवण प्लस, यहां रुकने वाली बात है, जल मत कर देना। जब भी अम्ल धातु से क्रिया करे लवण के साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा कि जब भी अम्ल की क्रिया हम धातु से कराएं लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और यहां पर हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी वो फट की ध्वनि के साथ, पॉप साउंड के साथ निकलती है। ठीक है, तो ये मैं डायग्राम के द्वारा आपको समझाऊंगा। कितने मिनट हो गए लगा? 25। तो इस क्वेश्चन को
मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताऊंगा। एक परख नली या हम कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें अम्ल डालेंगे और अम्ल में हम जिंक धातु या मैग्नीशियम धातु, अधिकांशतः प्रयोग में जिंक धातु लेते हैं और जिंक के साथ अम्ल आपने HCl डाला है तो जिंक क्लोराइड बनेगा, सल्फ्यूरिक डाला है जिंक सल्फेट बनेगा। कैसे बनेगा उसको मैं प्रयोग द्वारा यानी चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। यहां तक आप जो बताया जा रहा है इसे आप क्रमशः करते जाएं। ये नहीं वीडियो देख लिया और सो गए। वीडियो चालू करने से पहले आप रफ पेन और फेयर साथ में रखें। वीडियो देखते समय रफ का यूज करें पहली बार, और जब दोबारा इस वीडियो को आप देखें तब आप फेयर का काम करें, ठीक है। और कुछ बच्चे मैं बता देता हूं जो व्हाट्सएप पे डालते हैं अपना काम, वो साफ सुथरा काम करें। कई बच्चे घसीट रहे, कई बच्चे 8-10 बच्चे होमवर्क डालते हैं रोजाना। तो ये बेटा ध्यान रखना, ये आप जो काम कर रहे हो ये कोई भार नहीं है, आप भविष्य के लिए कर रहे हो। ये जो काम कर रहे हो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप भविष्य के लिए उसको सेट कर रहे हो। सोचो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत नहीं की होती, मैं यहां पर किसी एसिड बेस साल्ट के बारे में बात करता। ऐसे ही आप आज थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हो। कहते ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। आप रोजाना थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो वो बहुत भंडार हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक महीने में 30 दिन होते हैं, सप्ताह में तो नहीं ना, तो वो 30 दिन लगता है ऐसे 30 दिन, लेकिन महीना निकल जाता पता ही नहीं लगा। जब पिछली बार मार्च में लॉकडाउन लगा, मई चल रहा है, यानी 14 महीने हम गुजर गए। 14 महीने सोचते हैं तो कितने दिन हुए, सोचते हैं तो कितने दिन, यानी लगभग 450 450 दिन हम निकाल चुके लॉकडाउन के। लेकिन ऐसा लगता है क्या? तो समय निकल जाता है बेटा, इसलिए टाइम को मत निकलने दो। रोजाना कुछ ना कुछ सीख करके टाइम निकलना चाहिए। कुछ सीख लो और टाइम निकल जाए तो हम तो यूज में आ गया। टाइम का यूटिलाइज करना सीखिए। आपने टाइम का यूटिलाइज कर लिया, उपयोग कर लिया, तो समझ लो आगे भविष्य में भी आप बहुत कुछ करोगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।